बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी फिलहाल दोस्तों लगभग 6-7 जो है प्लस जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है और ऑनलाइन आवेदन आप सबको पता है कि सबका दोस्तों 4 मार्च से लेके और यहाँ पे 1 अप्रैल तक आप सबका ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी वैकेंसी आ चुका है जो कि बीटीएससी के द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ये बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाला है आप सबका, जो कि दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे कि क्या कितना पोस्ट होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है, तमाम जानकारी डिटेल्स में समझेंगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हम बनाए हैं जिसमें हमने अलग अलग पोस्ट लैब टेक्नीशियन हो गया, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उसमें ओटी असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पोस्ट पे उस पर भी हम बात किए थे। इस वीडियो में एक स्पेशल जो है एक्सरे टेक्नीशियन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग इस तरीके का जो है मेडिकल लाइन में स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भी वैकेंसी है ना इसका सूचना आपको सबसे पहले दोस्तों मिल जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये सूचना जारी किया गया है और ये दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी होने वाला है। हमने बता ही दिया कि 4 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट होने वाला है, देखिए जो भी वैकेंसी अभी ज़्यादातर जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों देखा जाए तो लेवल 5 का ही सैलरी होने वाला है जो कि 20,000 प्लस आपका सैलरी मिलेगा और आपको बढ़ने वाला है, इसमें फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में हम आपको क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेंगे क्योंकि आप लोग भी अपना टाइम ना गवाएंगे। मेन मुद्दा की बात यही होता है क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि आपका क्वालिफिकेशन है तो आप वीडियो देख के टाइम क्यों गवाएंगे, मान लीजिए आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप नहीं देखेंगे ना फालतू में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर पास सभी लोगों को साइंस से होना अनिवार्य है। साइंस विषय में आपका जो है सभी लोगों का भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट अनिवार्य है, साथ में अंग्रेजी भी होना चाहिए। तो ये रहता ही है सभी लोगों का। तो इंटर साइंस से पास हो गए, साथ में आपको संघ ही बताया गया है कि बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कहीं से भी आपको जो है एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स कहीं से भी कोई भी कहीं भी डिप्लोमा कोर्स या फिर दोस्तों बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स। तो ये दोस्तों आपको एक्सरे टेक्नीशियन का काम क्या रहता है, एक्सरे वगैरह का काम करना। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा होगा एक्सरे टेक्नीशियन का और नहीं तो बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये दोस्तों बैचलर कोर्स होता है। तो बैचलर कोर्स है तो इसमें भी अगर आपने बैचलर कोर्स कर रखा होगा तो ये आपके लिए जो है आप एलिजिबल है, नहीं तो डिप्लोमा कोर्स। अब दोस्तों इसमें बता दें उसके अलावा जो है यहाँ पे तत्संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों ये तत्संबंधित क्या है, ये है दोस्तों आपका अनुभव का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए जो लोग डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं या फिर बैचलर कोर्स कर रखे हैं एक्सरे टेक्नीशियन में उनके लिए ये वैकेंसी होने वाला है। अलग अलग सभी में यही चीज़ है, अलग अलग जो भी वैकेंसी आया है पोस्ट सब में यही वाला लैब टेक्नीशियन वाला में, लैब टेक्नीशियन में अगर आप कर रखे हैं, ओटी असिस्टेंट में, ओटी असिस्टेंट में, तो सभी का वहाँ पे लगभग यही चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे पदों का विवरण समझ लेते हैं। अगर आप लोग इस सब से उत्तीर्ण हैं, लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन में कर रखे हैं डिप्लोमा कोर्स या बैचलर, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। अब समझते हैं पोस्ट के बारे में। तो ये जो वैकेंसी होने वाला है स्वास्थ्य विभाग में, इसमें दोस्तों 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। सबको पता है बिहार में कोई भी वैकेंसी आएगा उसमें 35% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण लाभ का मिलता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे जो है 2 तरह का इसमें भी पोस्ट है आपको, एक है स्वास्थ्य विभाग में और एक है दोस्तों गृह विभाग कारा में। तो ये कारा गृह विभाग क्या हो गया पता है आप लोगों को, जो मतलब गृह विभाग होम डिपार्टमेंट में ये जेल वाला हो गया। जेल में भी आपको पता होगा ये सब का पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो स्वास्थ्य विभाग में जो कि हॉस्पिटल वगैरह में आपको पोस्टिंग दे देगा, और एक जो 8 पोस्ट है मात्र जो कि कारा लिखा हुआ है गृह विभाग में, तो इसमें 8 पोस्ट है। पूरा हम चलिए लेके चलते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। इसमें देखा जाए तो इसमें 8 पोस्ट है और इधर दोस्तों यहाँ पे जो है देखा जाए तो 1232 है, यानी कि टोटल आपको 1240 पदों पे वैकेंसी आया हुआ है। 1240 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पे जो है अनारक्षित यानी कि दोस्तों अनरिजर्व जो पोस्ट हो गया
इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है 474 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसमें महिला के लिए 166 है। तो इतना महिला के लिए 166 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो 166 हो जाएगा। वही दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 119 पोस्ट है, जिसमें 42 महिलाओं के लिए है। उसी तरीके से यहाँ पे अनुसूचित जाति 199 पोस्ट है, जिसमें 67 पोस्ट जो है महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC दोनों का जो है यहाँ पे देखा जाए अलग अलग पोस्ट है, जिसमें 13 पोस्ट ये अनुसूचित जनजाति का है, 4 पोस्ट महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि EBC कैंडिडेट है उनके लिए 225 पोस्ट है। और यहाँ पे देखा जाए तो 75 पोस्ट महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC कैंडिडेट के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए 167 पोस्ट है, 50 पोस्ट महिला के लिए है। और स्पेशल पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए जो है 35 पोस्ट रखा गया है। बाकी ये तो एक एक पोस्ट है, इसका देख ही सकते हैं। इसमें आपको विकलांग के लिए भी पोस्ट नहीं है, विकलांग के लिए 0 पोस्ट है इस वाले में। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए 24 पोस्ट इसमें आरक्षित है। अब दोस्तों समझ लेते हैं, विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र देके उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं, जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों इसमें सीट की संख्या घट बढ़ सकती है। एज लिमिट की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो उम्र सीमा होता है, इसमें 1 अगस्त 2024 को आपको 18 वर्ष मिनिमम रखना ही पड़ेगा। 18 वर्ष अगर आपका 1 अगस्त 2024 को नहीं है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अधिकतम की बात करें तो अनरिजर्व लोगों के लिए 37 वर्ष है, यानी कि जनरल वालों के लिए। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। वही दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम रखा गया है। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और ये सारा जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, या फिर दोस्तों उसके समकक्ष में जो भी आप देंगे प्रमाण पत्र, उसके प्रमाण पत्र के अनुसार ही जन्म तिथि काउंट आपका किया जाएगा। बाकी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिव्यांगों को आपको पता है 10 वर्ष जो है उम्र में छूट दिया जाता है। वही दोस्तों दिव्यांग के अलावा दोस्तों जो लोग पहले से सरकारी सेवक हैं, जो नियमित रूप से या अनियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उनको लिए भी दोस्तों 5 वर्ष का छूट रखा गया है। बाकी दोस्तों और भी है जानकारी, ये सब आप देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में, छूट वगैरह के बारे में। तो ये सब आप कट ऑफ डेट वगैरह आपको मान्य रहेगा। चलिए हम शॉर्टकट में समझ रहे हैं, विशेष जानकारी के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी वह दोस्तों संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को दोस्तों कार्य अनुभव एवं संविदा की अवधि के समतुल्य जो है अधिकतम उम्र सीमा में दोस्तों छूट का लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत लोग कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए छूट तो मिलेगा ही। बाकी ऑनलाइन करने में सारा अब आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं भरते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा ये सब का, तो ये सब दिमाग में रखना है। सबसे पहले आरक्षण का लाभ स्पेशल तो आपको पता है, बिहार के अगर अस्थायी निवासी है तो उनको आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी होने का लाभ मिलेगा। बाकी बाहर के निवासी है उनको दोस्तों आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं कि सभी कैटेगरी को अलग अलग जाति प्रमाण पत्र लगता है, आप सबको पता होगा। तो इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC के कैंडिडेट को निम्नलिखित प्रमाण पत्र में, देखिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा हम नीचे बताएंगे, ये सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बता रहे हैं। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ST SC वाले को निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको दोस्तों क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट जो है NCL जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, जो कि बिहार सरकार वाला होना चाहिए। और उसके अलावा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो है आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सेम चीज़ है, उनको जो है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और संपत्ति का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं उनको देना पड़ेगा, बाकी निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो है आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। इसमें भी दोस्तों आपको नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट है इस पर आपको माता पिता का नाम जो है होना चाहिए, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये सब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि आय और संपत्ति का जो प्रमाण पत्र होता है वो दोस्तों 1 साल का वैलिडिटी ही होता है। जाति वगैरह का तो लाइफ टाइम होता है, निवास वगैरह का, लेकिन आय प्रमाण पत्र 1 साल में बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आरक्षण कोटि के बारे में भी जानकारी दिया गया है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। दिव्यांगता के बारे में कि दिव्यांग को क्या छूट वगैरह मिलेगा, जैसे 40% से अधिक है तो उनको लिए जो है प्रावधान रखा गया है, जो सरकार का नियम कानून है। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा जानकारी है, ऑनलाइन आवेदन में आपको कितना पैसा लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल से आते हैं, BC EBC से आते हैं या फिर आर्थिक रूप से EWS वाले हैं तो 600 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे आप महिला पुरुष कोई भी यहाँ पे बताया गया है 600 रुपया है।
बाकी दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ST SC है और महिला पुरुष दोनों है तो 600 रुपये 150 रुपया लगेगा। वही दोस्तों अनारक्षित अनारक्षित हो गया, आरक्षित महिला वर्ग के उम्मीदवार है जो बिहार के निवासी है, देखिए सभी महिला को 150 रुपया लगेगा, समझ लीजिए कोई भी महिला हो 150 रुपया लगेगा। वही ST SC के महिला पुरुष दोनों को 150 रुपया लगेगा। बाकी ये लोग को जो है 600 लगेगा और जो बिहार के बाहर के निवासी है महिला पुरुष कोई भी हो 600 रुपया लगने वाला है। अब ये ऑनलाइन के माध्यम से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सारे वैकेंसी में ज़्यादातर में जो है यही है कि लिखित परीक्षा जो कि होगा, उसके अलावा कार्य अनुभव के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें लिखित परीक्षा किस तरीके से होगा समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा और कार्य के आधार पर जो आपका मार्कशीट बनेगा, मेरिट बनेगा, इसमें दोस्तों CBT मोड में आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका 75 अंक दे होगा। वही दोस्तों कार्य अनुभव का 25 अंक दिया जाएगा। अब कार्य अनुभव में भी समझ लीजिए किस तरीके का कार्य अनुभव चाहिए, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा। तो कार्य अनुभव में दोस्तों बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी जो होता है, देखिए बिहार में ही जो लोग एक्सपीरियंस ले रखे हैं यहाँ पे बताया गया है, देखिए बिहार राज्य के अंदर अवस्थित यानी कि बिहार में जो स्थित है, जो कि केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निगम के जो भी अधीन आता है, उस अस्पतालों में आपने संविदा के आधार पर जो है समान पद पे मतलब कि एक्सरे टेक्नीशियन के पद पे कार्य आपने किया है, तो इसके लिए प्रति वर्ष आपको 5 अंक जो है दिया जाएगा और अधिकतम जो है 25 अंक होगा, यानी कि 5 वर्ष तक काउंट किया जाएगा। बाकी अगर आप 1 वर्ष से कम किए होंगे तो आपको दोस्तों कार्य दिवस की संख्या में 5 के गुना करके पश्चात यानी कि 365 जो साल दिन होता है उसमें भाग देकर अनुपात जो है निकाला जाएगा। तो आपको जो है कार्य अनुभव जो है अधिकतम जो है 25 अंक होगा। अब कार्य अनुभव कैसे बनवाना है इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें। 8 नंबर पेज में आते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर पेज 9 नंबर में है। ये दोस्तों आपका जो है जहाँ से भी आपने काम किया है संविदा के आधार पे बिहार में, तो आपको दोस्तों ये लेटर पैड पे जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो है उन लोगों से बनवाना पड़ेगा, जिसमें ये अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा और उनमें जो है जो भी वहाँ पे जो है निर्गत करने वाले पदाधिकारी है, जिसमें प्राचार्य हो सकते हैं, अधीक्षक हो सकते हैं, सिविल सर्जन हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, डायरेक्टर, कोई भी पदाधिकारी है वो आपको जो है जितना दिन आपने कार्य किया है उसका यही वाला प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो कि संस्थान के लेटर पैड पे बनवाइएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी ये हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, बाकी आपको लेटर पैड पे बनवा लेना है। तो हमने आपको समझा दिया कार्य अनुभव के बारे में जो कि आपको लगने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि लिखित परीक्षा में दोस्तों परीक्षा के प्राप्तांक जो है यहाँ पे बताया गया है कि कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 गुणक से यहाँ पे गुना किया जाएगा। क्योंकि देखिए गुना इसलिए किया जाएगा क्योंकि 75 अंक ही यहाँ पे मिल रहा है, 25 अंक तो यहाँ पे अलग हो गया, जो कि इस आधार पर दोस्तों यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थियों का 50% अंक प्राप्त होता है तो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे देखा जाए तो 50 गुने 0.75 अंक यानी कि 37.5 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में समझते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा ही CBT, लेकिन इसमें आपको जो है 100 प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे पहले वह विकल्पीय होगा यानी कि वस्तुनिष्ठ जो है MCQ वाला प्रश्न होगा। इसमें दोस्तों हिंदी अंग्रेजी दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं। 2 घंटा का परीक्षा होगा, कुल जो है 100 अंक आपको होने वाला है कुल जो है। इसमें दोस्तों विभाग के द्वारा जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो अधिसूचना द्वारा विभाग में डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के स्तरीय का पाठ्यक्रम होगा, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसी के आधार पर दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, इनका सिलेबस वगैरह ये बता रहे हैं, आगे आप देख लीजिएगा। बताया गया है कि इस 201 से अधिक पाली में अगर परीक्षा होता है तो वहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा, ये तो बताया गया ही है। बाकी दोस्तों निगेटिव मार्किंग बेस में होने वाला है, बताया गया है। निगेटिव मार्किंग जो है प्रत्येक सही अंक के लिए तो 1 अंक मिलेगा ही, लेकिन गलत के लिए जो है 0.5 अंक कट जाएगा, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। बाकी ये समझ लीजिए। लेकिन अब इसमें जो है बताया गया है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाएगा और परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, लेकिन इसमें आपको न्यूनतम आपको जो है पास करना पड़ेगा। क्या है समझते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा में जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 40% जो है नंबर लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5 हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 हो गया, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो या महिला हो या फिर दोस्तों विकलांग हो, उनको 32% जो है मिनिमम जो है
क्वालिफाई मार्क्स, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 प्रश्न है तो इतना % कम से कम क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा। तभी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में जो अभ्यर्थी है कोटि के अनुसार वो दोस्तों न्यूनतम अर्हता यानी कि न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे कोई दावा आप नहीं कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स लाएंगे उसके बाद दोस्तों उनका जो है कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को ही लाभ मिलेगा। यानी कि पहले क्वालिफाई मार्क्स लाने के बाद ही कार्य अनुभव जो है यहाँ पे आपका गिनती किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिए। तब जाके दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट बनने के लिए दोस्तों आपको ये लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद आपका जो है अनुभव के अनुसार दोस्तों मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। कार्य अनुभव हमने बता ही दिया कि जिले के संबंधित सिविल सर्जन हो गया, चिकित्सा महाविद्यालय हो गया, इन सब के प्राचार्य हो गए जो है प्रिंसिपल होते हैं, या चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल में स्थित जो अधीक्षक है उनसे हो गया, इन लोगों से आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि कंडिका 5A में भी उल्लेख किया गया है इसके बारे में। और ये सारा कार्य अनुभव बताया गया है कि आपका जो आयु सीमा में छूट हो या कार्य अनुभव का अवधि है ये 4 मार्च 2025 तक ही किया जाएगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। तो ये सब भी दिमाग में आपको रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें ऑनलाइन करने में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो अब आगे मुद्दा की बात। तो सबसे पहले इसमें जो है मैट्रिक का तो आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लगेगा। इंटर का दोस्तों मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस में ही सर्टिफिकेट लगेगा। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ में आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 3rd नंबर में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा वाला एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, नहीं तो बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड करेंगे। दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। उसका जो है आपको प्रमाण पत्र उसका अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल वाला भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही, जाति प्रमाण पत्र ST/SC को लगेगा। बाकी लोगों के लिए जो है क्रीमी रहित प्रमाण पत्र हो गया, या EWS वाले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ये लगेगा। निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है यानी कि आवासीय बोलते हैं जिसे। स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता पोती नातनी है उसका प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग में अगर है तो दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य अनुभव जो है आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि अपलोड करना पड़ेगा। ये सब जानकारी दिया गया है। तो ये सब आपको जो है ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी दोस्तों इसमें भुगतान वगैरह की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन करने में मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेगा, फोटो आपको साफ सुथरा होना चाहिए, ये सब। बाकी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन का लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आइएगा और तमाम जानकारी देख के आप नीचे स्क्रॉल करके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज से ऑनलाइन शुरू हो चुका है और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।